हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र क्लास 12th की सेकंड बुक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के चैप्टर नंबर 2 सांस्कृतिक परिवर्तन। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको चैप्टर 1 और इसके अलावा जो हमारी फर्स्ट बुक रही है भारतीय समाज, उसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करवा दिया है। एनिमेटेड फॉर्म में कराया है, बहुत ही सरल भाषा में कराया है। जिस चीज के लिए हमारा चैनल जाना जाता है एनिमेशन के लिए, उसी तरीके से मैंने आपको पूरी की पूरी बुक जो 1 है वो कंप्लीट कराई है। जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा, चैनल पर ही उपलब्ध है, उसको जरूर देखिए। ये आपके बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और साथ ही साथ मैंने जो MCQ सीरीज स्टार्ट करी है उसको भी देखना ना भूलिए। उन्हें भी मैंने चैप्टर वाइज MCQs करा रहा हूँ, वो वीडियोस भी हमारे चैनल पर ही उपलब्ध हैं, उन्हें जरूर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ही आता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, सांस्कृतिक परिवर्तन को समझने से पहले हमें संस्कृति को समझना होगा। तो आखिर संस्कृति क्या होती है कि जितना भी आज तक हमने अपनी बुद्धि से जो कुछ भी हासिल किया है उसे ही संस्कृति कहा जाता है। और ये जितने भी हमारे विचार हैं, रास्ते हैं, तरीके हैं, जो भी भौतिक चीजों को हमने संग्रह किया है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, उसको प्रेषित कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यानी कि जो संस्कृति है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है। फिर हम बात करते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन की। तो जब किसी भी देश हो, चाहे कोई भी समाज हो, उसकी संस्कृति में जब परिवर्तन आता है उसे ही हम कहते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। फिर आता है कि आखिर सांस्कृतिक परिवर्तन होता कैसे। तो कोई ना कोई तो सांस्कृतिक परिवर्तन करता है, तो बिल्कुल समाज सुधारकों द्वारा किया जाता है। जैसे भारत के अंदर भी हुआ, जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर रूल कर रहे थे, तो उसी टाइम पर जितने हमारे समाज सुधारक रहे, चाहे राजा राम मोहन रहे हों, चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे सर सैयद अहमद खान रहे हों, इन सभी ने कहीं ना कहीं समाज को सुधारने का काम किया। समाज की जितनी भी कुरीतियां थी उनको मिटाने का कार्य किया। तो जैसे कह सकते हैं कि इन्होंने महिलाओं को, दलितों का जीवन बदलने की कोशिश की, सामाजिक बुराइयों से छुटकारा दिलाने की कोशिश की, जितनी भी महिलाओं की शिक्षा थी उसको सुनिश्चित करने की कोशिश की। तो ये सब कहीं ना कहीं जो आज हमें परिणाम या जो हमें आज परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये सब कहीं ना कहीं समाज सुधारकों द्वारा ही किए गए थे। और जो समाज सुधारक थे वो जो ब्रिटिश शासन के दौरान आए थे, ना कि जो मुगल शासन के दौरान आए, क्योंकि अंग्रेजों ने सामाजिक जो व्यवस्था थी उसको बदलने या फिर उसको आकार देने की भरपूर कोशिश की थी। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, लेकिन समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की सहायता से। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समाज कल्याण के उद्देश्य। तो दोस्तों आपको बता दें, समाज कल्याण के 2 उद्देश्य रहे हैं, जिसमें प्रथम जो उद्देश्य रहा है वो रहा है कि सदस्यों की जितनी भी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति कर दो। यानी कि जो समाज कल्याण के जितने भी समाज के सदस्य रहते हैं, उन सबकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी जरूरतें हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। दूसरा जो उद्देश्य होता है वो होता है कि सामाजिक संबंध स्थापित करने का, जिसके साथ लोग अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं और अपने आप को सक्षम बनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन। तो समाज सुधार आंदोलन जो उस समय की जितनी भी चुनौतियां थी, जितनी भी कुरीतियां थी, उनके विरुद्ध कहीं ना कहीं एक जवाब था। क्योंकि जो लोग उस समय के भारत के अनुभव कर रहे थे, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, विधवा पुनर्विवाह था,
इसके अलावा जाति प्रथा, ये सब कहीं ना कहीं कुरीतियां थी और लोग अनुभव कर रहे थे। इन सब को समाप्त करना बहुत जरूरी था। तो समाज सुधारक रहे, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और उसको 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से उसका उन्मूलन किया गया। तो ऐसे ही हमारे पास में कि सामाजिक कुरीति के खिलाफ जो आवाज उठाने वाले सुधारक रहे, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाई। इसके अलावा गोविंद रानाडे ने विधवा विवाह का समर्थन किया। सर सैयद अहमद खान ने स्वतंत्रता की बात करी, स्वतंत्र अन्वेषण की बात की। ज्योतिबा फूले ने जाति भेदभाव, महिला शिक्षा की बात की। इसके अलावा जहां आरा शाह नवाज ने बहु विवाह प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। और ऐसे ही ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो राजा राम मोहन रॉय इंडिविजुअल तो लगे, इसके अलावा जो उनका बनाया गया संगठन ब्रह्म समाज था, उसने भी सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाई थी। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि भारतीय समाज के अंदर सती प्रथा इतनी ज्यादा प्रचलित क्यों थी? तो होता क्या था कि जो हमारा समाज था उसमें सती प्रथा इसलिए ज्यादा प्रचलित थी क्योंकि जो भारतीय समाज के अंदर विवाह है उसको एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का संबंध माना जाता है। और उनको लगता है कि पति की मृत्यु के बाद में पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसी वजह से क्या हुआ कि जब पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी को भी सती कर दिया जाता था। अब स्टार्टिंग में कुछ ने स्वेच्छा से किया ये, लेकिन बाद में इसको एक प्रथा ही बना दिया कि पति की मृत्यु हुई और वो उस जो स्त्री थी, विधवा स्त्री, उसकी इच्छा ही नहीं है कि मेरे को सती होना है, लेकिन नहीं, जबरदस्ती कराओ। और उसको जो सहारा दिया गया, ऐसे ऐसे प्रसंग जोड़े गए कि इससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, सती को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब कहीं ना कहीं चीजें थोप दी गई और सती प्रथा जैसी कुरीति को बढ़ने का मौका मिला। इसी में फिर हमारे टॉपिक आता है कि एक समाज शास्त्री जिनका नाम था सतीश सबरवाल, उन्होंने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन में क्या पहलू बताए। तो जो सतीश सबरवाल थे उन्होंने 3 पहलू बताए। नंबर 1, संचार का माध्यम। संचार के माध्यम में जैसे प्रेस है, माइक्रोफोन है, जहाज है, रेलवे है। इससे हुआ क्या, वस्तुओं का जो आवागमन तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ मनुष्यों का भी आवागमन हुआ। यानी कि इससे अपने संदेश, अपनी जितनी भी बातचीत थी उसको तीव्र गति मिल गई दूसरों तक पहुंचाने में। सेकंड, संगठनों के स्वरूप। तो संगठनों के स्वरूप जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज हुआ, पंजाब के अंदर आर्य समाज हुआ। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं की जो राष्ट्रीय स्तरीय संस्था थी जिसका नाम अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम, इन सभी संगठनों की जो स्थापना हुई। यहाँ पर विचारों की प्रकृति, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, विचारों की प्रकृति देखने को मिलती है। विचारक जैसे स्वतंत्रता का विचार, उदारवाद का नया विचार, जितना भी परिवार की संरचना थी, विवाह संबंधी जितने भी नियम बनाए गए, जितने भी संस्कृति के अंदर स्वचेतना के विचार को बढ़ाया गया, शिक्षा के मूल्य को बढ़ाया गया, समानता के मूल्य को बढ़ाया गया, सभी के लिए न्यायप्रिय न्याय दिया जाए, इन सभी विचारों को बढ़ाया गया। इन्हीं को सतीश सबरवाल ने अपने जो भी औपनिवेशिक भारत के जितने भी आधुनिक परिवर्तन थे उसके अंदर उन्होंने समाहित किया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिए और लाइक का बटन दबाते चलिए। आइए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आधुनिक संचार और परिवहन। तो जो आधुनिक संचार और परिवहन, जितना भी आज हमें आधुनिक संचार मिलता है, जैसे सबसे बड़ा हमारे पास में आधुनिक संचार है डाक व्यवस्था और रेलवे। ये दोनों ही कहीं ना कहीं भारत के अंदर ब्रिटिश द्वारा लाई गई थी। अब ब्रिटिश लेकर आए तो उनका उद्देश्य जो था वो सिर्फ ब्रिटिश जितना भी संचार तंत्र था उसको फायदा पहुंचाना था। लेकिन इसी वजह से उन्होंने अपनी सड़कों को बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीयों को भी मिला। जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुए उन सब में
रेलवे का और डाक व्यवस्था का, दोनों का भरपूर फायदा उठाया गया। क्योंकि इससे क्या हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। तो जितना भी हमें स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ती थी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे, सामान को भी ले जाया जा सकता था। डाक व्यवस्था हुई तो उससे हम अपने जितने भी लेटर्स थे उन सबको, संदेश को पहुंचा सकते थे। और इसके अलावा जो भी हमें पूरे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में आसानी से पता चल जाता था। इसीलिए कह सकते हैं कि जो ये संचार व्यवस्था थी, ये भले ही ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए की, लेकिन भारतीयों ने भी इसको अपने फायदे के अनुसार प्रयोग किया। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विभाजन। तो जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएं रही उसको 4 प्रक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 संस्कृतिकरण, नंबर 2 आधुनिकीकरण, नंबर 3 लौकीकरण अथवा निरपेक्षीकरण, नंबर 4 पश्चिमीकरण। तो जो पहला पॉइंट हमारा संस्कृतिकरण, उसकी जो प्रक्रिया थी वो तो उपनिवेशवाद से भी पहले की है, लेकिन जो बाकी की 3 है, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण, ये सब उपनिवेशवाद की बाद की देन है। यही आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी प्रक्रिया उपनिवेशवाद से पहले की है, तो वो थी संस्कृतिकरण की। फिर हम उसी को समझते हैं कि आखिर संस्कृतिकरण होता क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है संस्कृतिकरण। तो जो संस्कृतिकरण है उसकी जो व्याख्या दी है वो दी है बहुत ही बढ़िया MS श्रीनिवासन। और जो MS श्रीनिवास है उन्होंने बताया कि जो संस्कृतिकरण है कि निम्न जातियां या फिर जो जनजातियां थी वो उच्च जाति की जितनी भी जीवन पद्धतियां होती थी, जैसे अनुष्ठान, मूल्य हैं, आदर्श हैं, विचार है, उन सब का क्या करते थे, अनुकरण करते थे। इसी को उन्होंने बोला था संस्कृतिकरण। और इसका प्रभाव भाषा पर, साहित्य पर, विचार पर, जितनी भी धाराएं थी, संगीत थे, नृत्य थे, नाटक थे, अनुष्ठान थे, जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं और आज भी इन सबको हम देख सकते हैं। और ये प्रक्रिया एकदम से नहीं हुई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से प्रयोग में लाई गई। यानी कि जो निम्न जाति के थे, उच्च जाति के जितने भी क्रियाकलाप थे उसको अपनाना ही संस्कृतिकरण कहलाता है। और ये एक बहुत ही बेहतर प्रक्रिया रही। फिर आता है हमारा कि विसंस्कृतिकरण क्या है। तो कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में गैर सांस्कृतिक जो जातियां प्रभुत्वशाली थी, वहां की संस्कृति को इन निम्न जातियों ने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। और SN श्रीनिवास ने इसे ही विसंस्कृतिकरण बोल दिया। अब हमारा इसी में आता है टॉपिक कि संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखो, संस्कृतिकरण की जो विशेषताएं होती हैं वो ये नहीं कह सकते हम कि ये केवल ब्राह्मणिकल होती हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ब्राह्मणवादी विचारधारा ही हावी होती है। तो संस्कृतिकरण के बहुत सारे प्रारूप होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें उच्च जातियों का क्योंकि अनुकरण किया जाता है, जितने भी पद मूलक परिवर्तन होते हैं वो सब यहां पर देखने को मिलते हैं। तो अभी संस्कृतिकरण जो निम्न जातियों द्वारा अपनाया जा रहा था, तो इसका निम्न जातियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृतिकरण से 4 पॉइंट बताऊंगा आपको, संस्कृतिकरण का निम्न जातियों पर क्या प्रभाव पड़ा। नंबर 1, संस्कृतिकरण से निम्न जातियों की जो परिस्थिति थी, जो स्थिति थी, इसमें बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला। इसके अलावा नंबर 2, संस्कृतिकरण से जो निम्न जाति में थी वो गतिशीलता बढ़ गई, यानी कि अब उनके अंदर सिलसिलेवार तरीके से परिवर्तन देखने को मिलने लगा। तीसरा, संस्कृतिकरण से जो निम्न जातियों के व्यवसाय की स्थिति थी उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले। जहां पर वो पहले सिर्फ कुछ ही व्यवसाय कर सकते थे, लेकिन अब उनके जो व्यवसाय के तरीके थे उनमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला। नंबर 4, संस्कृतिकरण से
निम्न जातियों की जो धार्मिक जीवन था उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब कहीं ना कहीं वो हर त्योहार, हर उस धार्मिक क्रियाकलाप को करने में सक्षम हो गए थे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण जिसको कह सकते हो कि ब्रिटिश शासन का जो 150 वर्षों में जितने भी परिवर्तन हमें देखने को मिले, जैसे प्रौद्योगिकी का था, संस्था था, विचारधारा, मूल्य परिवर्तन जितने भी मिले, इन्हीं सबको पश्चिमीकरण का नाम दिया गया। और जो भारतीयों की जीवन शैली है, जितनी भी कला है, चाहे हमारे साहित्य हो, उन सब के ऊपर हम जो पश्चिमीकरण संस्कृति का प्रभाव बहुत ही ज्यादा गहरा देखा जाता है। आज जैसे हम कह सकते हैं हम इतना ज्यादा पश्चिमी शैली को अपना चुके हैं कि आज हम उससे अपने आप को विमुख ही नहीं कर सकते। जैसे हमारा चाहे खान पान रहा हो, चाहे हमारा पोशाकें रही हो, जितने भी हमारे पास में नए नए उपकरण हैं उन सब का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तक कि जो हमारा जीवन शैली है उसमें इतना ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सब कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण की ही देन है। जैसे चाहे आज हमारे जितने भी मध्य वर्ग के परिवार हैं उन सब के अंदर टेलीविजन मिल जाएगा, फ्रिज मिल जाएगा, सोफा सेट मिल जाएगा, खाने की मेज है, टेबल है, अलग अलग रूम है जिसको ड्राइंग रूम कह सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण का ही उदाहरण है। अब पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिला। जैसे परिवारों पर भी प्रभाव देखा गया, विवाह पर भी प्रभाव देखा गया, जो भी नातेदारी थी उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया, यहाँ तक कि जाति प्रथा पर प्रभाव देखा गया। जो अस्पृश्यता जैसे जितने भी कुरीतियां थी उन सब पर पश्चिमीकरण का प्रभाव देखा गया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आधुनिकीकरण। तो जो आधुनिकीकरण है उसका जो आसान भाषा में मतलब निकाला जाता है वो होता है प्रौद्योगिकी। यानी कि जितनी भी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उत्पादन प्रक्रियाओं में जितना भी सुधार देखने को मिल रहा है वो सभी कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण बताया गया। इसके अलावा आधुनिकीकरण जितने भी विचार रहे उसको सीमित कर दिया गया। संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण जितने भी थे वो सब अब आधुनिकीकरण की आड़ में धीरे धीरे कमजोर पड़ते चले गए। और जो विश्व था वो एक कुटुंब की तरह कार्य करने लगा, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं वसुदेव कुटुंबकम। तो ये सब कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण के बाद में जो विश्व है पूरा एक छोटे से गांव में तब्दील होता जा रहा है। जैसे हम सब देख सकते हैं अपने पास में उदाहरण, जितना भी हमारे पास में सोशल मीडिया है उसने देखो बिल्कुल वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है आपस में। हम अपने भारत में बैठकर किसी भी दूसरे देश की आराम से न्यूज निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। इसके अलावा चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब सोशल मीडिया, ट्विटर, इन सब पर कहीं ना कहीं हम पूरे विश्व की जानकारी देखने को मिल सकती है। तो जो कह सकते हो कि आधुनिकीकरण ने बिल्कुल समाज को निकट ला दिया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पंथ निरपेक्षता, जिसे आम भाषा में धर्मनिरपेक्षता भी कह दिया जाता है। तो जो धर्मनिरपेक्षता है उसको बोला जाता है कि भारतीय, अगर मैं संदर्भ में समझाऊं तो, कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होगा। सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा धर्म के आधार पर कोई भी राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। किसी को भी एक पर्टिकुलर धर्म का पालन करने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने में स्वतंत्र है। ये है धर्मनिरपेक्षता। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण। तो जो आधुनिकीकरण है वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा धनात्मक रहा है और जितने भी अच्छे मूल्य रहे हैं उसकी तरफ झुकाने की कोशिश की गई है। कि आधुनिकीकरण का जो आशय अभी मैंने आपको बताया कि प्रौद्योगिकीकरण है, उत्पादन है, उसमें प्रक्रियाओं में होने वाला सुधार है। तो इसका मतलब तो जिसको कह सकते हो कि वो तरीका हो गया जिससे पश्चिमी
जो यूरोप है, अमेरिका है, उन सब ने जो अपनाया है उसको भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं, आधुनिकीकरण का जो मतलब है वो है कि जितनी भी संकीर्ण, सीमित जितने भी दृष्टिकोण है उन सबको कहीं ना कहीं कमजोर कर देना, और जो सार्वभौमिक प्रतिबद्धता देखने को मिलती है उसको बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना देना। इनकी उपयोगिता जो हमें देखने को मिलती है, जैसे गणना है, विज्ञान है, इन सब की सत्यता जो होती है, धार्मिक पवित्रता जिसको कह सकते हैं, और अवैज्ञानिक तत्व होते हैं, उन सबको जो स्थान होता है उन सबके स्थान को महत्व देने का कार्य किया जाता है। इसके मूल्यों के मुताबिक जो कह सकते हैं कि जो समूह है, संगठन है, उनका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है, योग्यता के आधार पर होता है। तो पंथ निरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें धर्म के प्रभाव में तो कमी आ सकती है, लेकिन आधुनिक समाज में ज्यादा ही धर्मनिरपेक्ष देखने को भी मिलता है। तो ये आपका चैप्टर था। आई होप मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है और जितने भी मेरे अभी पिछले लेक्चर्स कराए हैं उन सबको एक बार जरूर देख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।